हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आवाज सब चीजें सही से आ रही हैं? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं सभी लोग की आवाज सही से आ रही है। बताएं, सभी लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आवाज, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब चीजें सही से आ रही हैं। बताएं जरा तो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? जरा बताएं सभी लोग की आवाज, वीडियो क्वालिटी सब चीजें सही से आ रही हैं आपके सामने। बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, शानदार जानदार क्लास को ना। बताइए। हाँ बताइए। बताइए एक बार बताइए। तो फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ कौन कौन से जुड़े हुए हैं? राजकुमार जुड़े हैं। कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं? सुमन जुड़े हुए हैं। मनीष 1 2 3 जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा मनीष। और जो क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों को पीडीएफ में, सब क्वेश्चन हो गए हैं? बताना जरा तो। जो क्वेश्चन दिया गया था पीडीएफ में, सब क्वेश्चन हो गए हैं? कर लियो आप सब क्वेश्चन? क्या साउंड में प्रॉब्लम है? आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ लो कैसे जुड़ना है, जुड़ जाओगे। कौन जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं टिक करके रखे रहना। डाउट क्लास जब एप्लीकेशन पे लगेगी वहां पे पूछना, ठीक है? ओके, चलिए हम आज के क्लास को आगाज करते हैं और स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से ना। और जो भी क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस में से देखिए, अब जिसे भी जुड़ना है भाई, नीचे नंबर है, कॉल करके जुड़ सकते हो शिखर बैच में। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लासेस चलने वाली हैं। डेली क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और सब चीजें यहाँ पे दी जाएंगी। आपको कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगा। एक सही समय से शुरुआत करिए और सही तैयारी को सही अंजाम दीजिए आप सभी लोग, ठीक है ना। शून्य से शिखर तक की पूरी तैयारी कीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, ठीक है? इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। 2023 के लिए अलग से है और मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल अलग से है, ठीक है? यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट देता रहता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सब पीडीएफ मैंने आपको दे दिया था वहां पे। ये सब क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे, ये सब काफी सारे क्वेश्चन थे और ये सब चीजें मैं समझा दिया था आप लोगों को ना। ये देखिए, ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि मैं कराया था आप लोगों को ना। और आगे भी आज हम लोग चलेंगे, ठीक है? आज का डीपीपी इसी में है, पीडीएफ में ही डीपीपी है। कुछ लोग पूछ रहे थे सर डीपीपी कहाँ है? होगा अगले सप्ताह से, अगले सप्ताह से भी होगा। पंकज कुमार, कुछ लोग पूछ रहे थे सर डीपीपी कहाँ है? पीडीएफ में क्वेश्चन है, डीपीपी नहीं है क्या? यही सब तो डीपीपी है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, सब क्वेश्चंस का जवाब देंगे सोनू केसरी, टेंशन नहीं लेना है ना, ठीक है? चलिए क्लास स्टार्ट करें। सभी को पीडीएफ वगैरह तो मिल ही गया होगा ऐप में, शिखर बैच में ना। चलिए क्लास का स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने क्या पढ़ा था बताएं, जरा बताएं सभी लोग। पहले आंसर बताएं कल के पढ़े हुए में से। पहले बताएं अपसालन नाट का बीमा क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपसालन नाट का मात्रक क्या होता है? कमेंट करें फटाफट सभी लोग। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का जवाब, तीसरा क्वेश्चन आप सभी लोग लिखिएगा, कुलाम का नियम क्या होता है? कुलाम का नियम क्या होता है? कुलाम का नियम बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन सभी क्वेश्चन का जवाब बताइए। नहीं नहीं, 9 बजे होगा ये क्लास, 9 बजे होगी, ठीक है? ये क्लास 9 बजे होगी ना, टेंशन नहीं लेना है। बहुत अच्छा, आनंद यादव आपने कर दिया। और कोई नहीं करेगा क्या? और सब्जेक्ट भी होगा, मोहम्मद साहिल खान। अगले सप्ताह में धीरे धीरे सब सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? अपसालन नाट का मात्रक, अपसालन नाट का बीमा, फटाफट बताना सभी लोग। बताओ तो। ये गोविंद जाट आप गलत बता रहे हो, आपका गलत है। गोविंद जाट गलत है, ये गलत बता रहे हो आप, एकदम गलत बता रहे हो गोविंद, एकदम गलत बता रहे हो। डी यस के गुप्ता, आपने क्लास नहीं देखा। कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सही है आपका।
बहुत अच्छा प्रियंका कुमारी, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दे रही हो। नेक्स्ट है क्या, किसी का है क्या, बताओ। कूलाम का नियम क्या होता है ये भी बता देना सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का सदिश स्वरूपण क्या होता है। हालांकि कूलाम के नियम से ये सभी न्यूमेरिकल तो आपके बन गए होंगे, ये सभी न्यूमेरिकल तो हो गए होंगे आपके, अगर आप लगाए होंगे तो। नहीं लगाए होंगे तो फिर पछताए होंगे ना, हो गए होंगे ये सबको, ये तो मैं ही करा दिया था शायद ना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गए होंगे, ये भी हो गए होंगे, ये भी हो गए होंगे, ये वाला भी, और ये सभी क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे ना। कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना किसी को, ये भी हो गया होगा, कोई कठिन तो क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये सब चीजें तो हो गई होंगी। बहुत अच्छा अनुराग, बहुत अच्छा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हो गए होंगे, मुझे पता है। नंबर नीचे कॉल करो अमित जी, सब चीजें बता दी जाएंगी कैसे जुड़ना आपको, या खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके जुड़ जाओ। पीडीएफ वहां पे मैं दे दिया हूं, लेक्चर नंबर 1 का पीडीएफ भी दे दिया हूं, लेक्चर नंबर 2 का भी दे दिया हूं। तो चलो, ये क्वेश्चन का जवाब सभी लोग आ गए। अरे क्वेश्चन का आंसर बता देंगे तो आप लोग आंसर निकाल ही लोगे। पहले बताओ, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा डाउट क्लास में, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सभी क्वेश्चन का जवाब बताऊंगा, पहले निकाल के रखे रहो, थोड़ा मेहनत करो। चलो स्टार्ट करते हैं तब। हेडिंग करिएगा सभी लोग, क्या, कूलाम का नियम का सदिश स्वरूप, ठीक है, ये हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब हेडिंग करिएगा सभी लोग, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। एग्जाम में 1 नंबर में पूछता है। हेडिंग क्या करना है आपका, कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम, दिखाई दे रहा ना, नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का क्या, सदिश रूप। देखिए 1 नंबर में पूछता है कूलाम के नियम का सदिश रूप, हालांकि हम आपको पूरा बताएंगे। 1 नंबर में पूछता है भले एग्जाम में, लेकिन हम आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। इसका कहीं यूज भी नहीं है, फिर भी मैं पूरा बताऊंगा, थोड़ा सीखने में मजा आएगा, समझने में मजा आएगा, ठीक है। समय लगेगा एक्स्ट्रा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको पूरा। 1 नंबर में पूछता है केवल, मैं पहले से बता दे रहा हूं, ठीक है। 1 नंबर में पूछता है, अगर आपको सीधे सीधे सदिश स्वरूप लिखना है तो ध्यान देना, मैं सीधे सीधे बता रहा हूं। देखिए ये आपका एक कार्तीय तल है, ये कार्तीय तल है, ठीक है। इसे आप लोग एक्स वाई एक्सिस कहते हो ना। ध्यान देना, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, एक बार में समझने की कोशिश करना। ये देखिए वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ध्यान से पढ़ते नहीं हो ना। एक्स वाई एक्सिस ये तो आप लोग जानते ही हो, बिल्कुल अनुराग, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, तो टेंशन मत लो। एक्स वाई एक्सिस जानते हो कि नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एक्स और वाई एक्सिस जानते हो आप लोग, नहीं है ना, ठीक है। यहां पे 2 आवेश है Q1 Q2, अब बताओ कोई प्रॉब्लम हो गई क्या। मैं 2 आवेश और रख दिया Q1 Q2, प्रॉब्लम हो गई क्या, हो गई प्रॉब्लम। सोनू केसरी क्या प्रॉब्लम हुआ बताओ, इधर किसी को प्रॉब्लम है, सबा प्रवीण, श्रवण कुमार, एमडी डैनिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 आवेश का, देखिए इस बिंदु से इस आवेश की दूरी क्या है, R1 है, इस बिंदु से इस आवेश की दूरी R2 है। अब कोई प्रॉब्लम किसी को, R1 R2 दूरी देखा मैंने, अब भी कोई किसी को प्रॉब्लम है, अरे सीधे सीधे बताते चलो, कोई प्रॉब्लम। 2 आवेश है, R1 R2 दूरी मैंने रखा है, क्या किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। अब ध्यान दो, जब मैंने आपको आवेश के बारे में बताया था, एक बार में समझने की कोशिश करना, ध्यान देना। जब मैंने आवेश को बारे में बताया था, आवेश Q1 था, आवेश Q2 था, मैंने क्या बताया था आपको कि आवेश Q1 जो है Q2 पे बल लगाएगा और Q2 Q1 पे बल लगाएगा। अगर दोनों समान सजातीय आवेश होंगे, सजातीय आवेश होंगे, सजातीय आवेश का मतलब ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यहीं पे अगर दोनों विजातीय आवेश होंगे, विजातीय आवेश होंगे Q1 और Q2, तो इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। अरे मैंने बताया था कि नहीं बताया था,
बताओ, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? आकर्षण प्रतिकर्षण बताया था। यहां पे कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? कोई किसी को प्रॉब्लम है या हो रही है या होने वाली है, ये भी बता देना। नहीं है ना? एकदम क्लियर बताते चलना, स्टेप बाय स्टेप सीखते चलना। कहीं पे भी कोई समस्या आएगी तुरंत बताना उसी स्टेप में समस्या है, ठीक है? तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो Q1 Q2 ऐसे बताया था, तो यहां पर भी क्या है, दो आवेश है Q1 Q2। मुझे नहीं पता ये आवेश कैसा है, प्लस है माइनस है उदासीन, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं कोई भी आवेश हो एक दूसरे पे बल तो लगाएंगे ही। ये इस पे बल लगाएगा और ये इस पे बल लगाएगा। हो सकता है वो आकर्षण बल लगे, हो सकता है वो प्रतिकर्षण बल लगे, ये मुझे नहीं पता क्या लगेगा और ये आपको भी नहीं पता होगा ना। तो हम क्या करते हैं, दो कंडीशन मानते हैं। पहला कंडीशन मानते हैं यहां से कि ये Q1 से Q2 पर बल लगाया जाता है, Q1 से Q2 पर बल लगाया जाता है और ये इसकी दिशा क्या होगी, देखो यहां से ये दूरी R1 है, ये R2 है, Q1 से Q2 के साथ में बल लगाया जाता है और इसकी दिशा क्या होगी बताओ? Q1 से Q2 पे बल लगाया जाता है और इसकी दिशा क्या होगी? Q1 से Q2 पे बल लगाया जाता है, बताओ। बताओ, बताओ इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा Q1 से Q2 की ओर यह बल लगाया जाता है, तो Q1 से Q2 की ओर लगाया जाता है, तो ये मान लेते हैं इसकी दिशा R12 होगी, ठीक है? R12 मान लिया ना, R12 ना, R12 या फिर इस तरह से लिखो, ये आपको लिखने के ऊपर R21 भी लिख सकते हो। आर देखो R21, R21 का मतलब क्या, Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया जाता है और ये बल कैसा होगा, नीचे की साइड होगा, इस साइड ये बल आपका होगा, ये बल होगा F21, ये बल होगा। कोई समस्या क्या किसी को है? किसी को समस्या है? किसी को समस्या बताना जरा। F21 बल लगेगा, 2 1 2 पे 1 के कारण। कोई समस्या? नहीं है? बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग Q2 के कारण Q1 पे बल देखेंगे, Q2 के कारण Q1 पर बल देखेंगे, Q2 के कारण Q1 पे बल। देखो 2 के कारण 1 पे बल, तो हम ये बल तो इस साइड का लगेगा। देखिए पहले ये इस पे बल लगा रहा था, 2 पे 1 बल लगा रहा था, अब 2 1 पे बल लगाएगा, तो इसकी बल की दिशा ये हो जाएगी, ये ये हो जाएगी, ठीक है? ये हो जाएगा। ये हो जाने का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना सभी लोग, बहुत समझने योग्य बात है। R12 हो जाएगी दिशा। अरे बताओ सभी लोग जरा, बताओ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत है तो तुरंत बता देना। बताओ। हाँ, ये यहां से यहां पे लगाया जाए तो R1 पे 2 के द्वारा लगाया जा रहा, R12। हाँ, अरे यार ये 1 2 पे लगा रहा था, 2 1 था, ये 1 से 2 जा रहा है। समझना सभी लोग, R21 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए ये जो बल लगा था यहाँ पे क्या, F21। अब जरा सीधे से मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूं कि इस Q1 पे कौन सा बल लगेगा। यहाँ पे 2 1 बल लगा, यहाँ पे कौन सा बल लगेगा बताना जरूर, बरा बताना। बिल्कुल रोहित शर्मा ने बताया R12 बल, F12 बल लगेगा, F12 बल लगेगा, F12 बल लगेगा, F12 बल लगेगा। समझे यहां तक सभी लोग? कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है? पारुल सिंह कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए इसके आगे देखते हैं।
इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, ध्यान देना। अब हम लोग लिखेंगे R12 और सबका मान क्या है। यहां पे हम लोग लिखेंगे R1 का मान क्या है। R1 क्या था? R1 क्या था? मूल बिंदु से Q1 आवेश की दूरी, आवेश Q1 के सापेक्ष मूल बिंदु की दूरी, या मूल बिंदु से Q1 की दूरी हो गया। R2 क्या है? मूल बिंदु से Q2 की दूरी, यही ना, R2 का मान मूल बिंदु से Q2 की दूरी, ये R2 का मान है ना। बताओ जरा सभी लोग, R1 का वैल्यू मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु रहता है, इस मूल बिंदु से Q1 की दूरी, ये Q2 की दूरी। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है बताओ। विशाल गुप्ता, अभिषेक कुमार, पुनीत जी, लेट आए हो हमको लग रहा है। हम खुद ही 10 मिनट 5 मिनट आप लोगों को कहते हैं कि थोड़ा सा रुक के चलें ताकि आप सभी लोग आ जाओ। चलो, ये R1 R2 का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना सभी लोग, यहां पे क्या है? R12 का वैल्यू क्या है? वेक्टर R12, देखो ये ऊपर दिशा के साइड है इसलिए मैंने दिशा यहां पे लिख दिया, इसके ऊपर भी दिशा लगा, ठीक है। वेक्टर R12 बताओ, ये क्या है? Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष R21, ये क्या है आपका? Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष, Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष, Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। कोई दिक्कत है? देखो R12 क्या था? 1 2 Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष था। R21 क्या है? Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। बोलो, कोई प्रॉब्लम है यहां तक क्या? अरे बता दो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग लिखते हैं F12। F12 क्या है बताओ? F12 क्या है? आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल। इसी तरह F21 क्या है बताओ जरा? आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? बताओ सभी लोग, नहीं आ रही है ना? अरे बता देना सभी लोग, नहीं ना? चलेगी, सब क्लास चलेगी, टेंशन नहीं लेना है। ध्यान देना सभी लोग इधर, अब फिर से ध्यान देना सभी लोग इधर, फिर से ध्यान देना सभी लोग इधर। जब कभी भी आप 5 किलो लिखते हो, 5 केजी, 10 केजी, 100 किलोमीटर, इसमें क्या देख रहे हो काम? आगे जो होता है ये क्या होता है? ये परिणाम होता है। ये क्या होता है? परिणाम होता है। ये क्या है? मात्रक है, ठीक है। ये क्या है? मात्रक है, ये परिणाम है। सेम यहां पर भी सदिश स्वरूप में भी लिखेंगे। हम सबसे पहले हम F12 का मान निकालते हैं। F12 क्या हो जाएगा? सबसे आगे हम लोग परिणाम लिखेंगे। क्या होगा परिणाम? के Q1 के Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल क्या होगा बताना जरा? Q1 Q2 अपान कौन सी दूरी होगी बताओ? ये दूरी कौन सी होगी? R21 होगा या R12 होगा? R12 होगा ना, ये बल का स्क्वायर, ये होगा ना। ये तो आपका बल का परिणाम हो गया। अब इसकी दिशा भी हमें लिखना है। जैसे यहां पे मैंने बताया था यहां पे कि जैसे 5 किलो लिखते थे तो 5 आगे परिणाम लिखते हो, यह आपका परिणाम है। क्या ये परिणाम है, इसका अंकों में मान आएगा, परिणाम है। और इसके साथ हम लोग यहां पे मुझे दिशा लिखनी है, दिशा लिखनी है क्योंकि यह सदिश निरूपण करना है। अब एक बात, सीधी सी बात बता रहा हूं, देखो अगर आप क्लास 11th में पढ़ रखा है वेक्टर तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ रखा है तो भी समझ में आएगा।
अच्छा ही आएगा, बस आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नहीं पढ़ रखा फिर भी समझ में आएगा, लेकिन अच्छा आएगा, बस थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना। आप लोग एक क्वांटिटी जानते हो, एकांक वेक्टर आर कैप, कितने लोग जानते हैं? एकांक वेक्टर जो होता है यह दिशा बताने के काम में आता है। दिशा बताने के काम में आता है। जैसे यहां पे कौन सी दिशा है, इस पे कौन F12 की दिशा कौन होगी, या अगर हम यहां पे एकांक वेक्टर लगा देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? एकांक वेक्टर आर कैप होता है, क्वांटिटी नया होता है जो कि दिशा बताने के काम में आता है, और अगर हम यहां पे लगा देंगे तो F12 की दिशा बता देगा। अगर F21 पे लगा देंगे, ये लगे आते F21 का वैल्यू भी लिख देते हैं। F21 क्या होगा? F21 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? K Q1 Q2, नीचे दूरी क्या हो जाएगी? R21 का स्क्वायर। बोलो F21 F12 लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? यहां तक किसी को समस्या है क्या? जैसे F12 लिखा मैंने, इसको इस साइड लिखता हूं, 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 ध्यान देना। F21 क्या हो जाएगा बताना जरा सभी लोग। F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर, ये हो जाएगा। बोलो अरे 21 यहां पे दूरी तो ये 21 वाला लेंगे ना, होगा कोई दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। अरे प्रीति कुमारी, पवन यादव, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। एंजल प्रिया, पारुल सिंह, कुमार भगत, नहीं है ना किसी को प्रॉब्लम? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Q1 Q1 दोनों एक ही होता। आप कहीं पे Q1 Q2 लिखो या फिर Q2 Q1 लिखो, ये दोनों एक ही होता है। जैसे आपने कहीं 3 गुणे 2 का गुणा करो या फिर 2 में 3 का गुणा करो, आएगा तो 6 ही। तो Q1 Q2 में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना सभी लोग, अब यहां पे हम लोगों ने वैल्यू तो लिख दिया, ये भी आपका क्या है, परिणाम तो लिख दिया, वैल्यू लिख दिया, परिणाम। जैसे यहां पे हमने 100 किलो लिखा था, 10 केजी लिखा था, 5 केजी, ये 100 के 10 5 किलो लिख दिया हमने, इसकी दिशा लिखना है। तो दिशा कौन बताता है? आर कैप बताता है। आर अगर हम लोग यहां पे अगर आर कैप 12 लिख दें तो ये किसकी दिशा बताएगा? यह 12 किसकी दिशा बताएगा? इस 12 वाले की Q2 के कारण Q1 पे लगने वाले बल की दिशा बताएगा। अगर यहीं पे ये एकांक सदिश है, इसी जगह पे आर कैप 21 लिख दे तो ये किसकी दिशा बताने लगेगा? यह Q2 से Q1 से Q2 पे कार्य करने वाले बल की दिशा बताने लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई समझ में? नहीं आई है? अरे यस या नो बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को? बात समझ में आई कि नहीं आई है? हाँ बताओ या ना बताओ? नहीं आई है? एक बार फिर से मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, यही प्रॉब्लम करेगा, यही टॉपिक प्रॉब्लम करेगा। देखो एक क्वांटिटी होती है आर कैप या आर कैप, ये किस काम में आती है? यह दिशा बताने के काम में आती है। दिशा किस साइड बल लगेगा, यह दिशा बताने के काम में आती है। अगर हमसे यह पूछा जाए कि F12 की कौन सी दिशा होगी, इस दिशा में कौन सा बल होगा, तो मैं चुपचाप यहां पे आर कैप लिखूंगा और इसका 12 वैल्यू रख दूंगा। ये तो परिणाम हो गया, ये इसकी दिशा बताने लगा। आ गया समझ में आप? इसी तरह से अगर हमसे कोई पूछे F21 की कौन सी दिशा में बल होगा, तो यहां पे आर कैप लिखूंगा और यहां पे 21 लिख दूंगा। यह आपकी परिणाम होगी और यह आपका क्या हो गया? दिशा हो गया। ये क्या हो गया? दिशा हो गया। ये क्या हो गया? दिशा हो गया। बताओ आप समझ में आया कि नहीं आया?
आ गया कि नहीं आया एक बार बताओ, दिमाग के नीचे आया कि नहीं आया, आ गया। यानी R12 लिख देंगे तो इसकी दिशा बता देगी, R∩21 लिख देंगे तो इसकी दिशा बता देगी। आया नहीं आया, अरे बताओ सभी लोग, आया या नहीं आया, एक बार बता तो दो। आया 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 आया, ओ आ गया, आ गया, बहुत अच्छा, आ गया सभी को। सबकी क्लास स्टार्ट हो गया, अभी याद हो, अगले अगले सप्ताह से होती रहेगी, ठीक है। सबकी क्लास होगी यहां पे, समझ में आया। ये 1 2 लिखेंगे तो इसकी दिशा बताने लगेगी। चलो ठीक है, यहां तक तो आ गया। हम कुछ और बातें समझानी है मुझे। ये तो इसका सदिश निरूपण हो गया। ये देखिए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो गया, ठीक है। ये अब मैं एक बात बताता हूं, एक बात बताता हूं, एक ही बात बताऊंगा, ये जान लेना, कभी कभी आपके सामने आएगा। जो आर कैप होता है ना, ये आर कैप का वैल्यू क्या होता है? ये आर कैप का वैल्यू होता है वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ आर। नहीं, ये नहीं होता है। बताओ आर कैप का वैल्यू क्या होता है? कौन पढ़ा है बताओ, कौन पढ़ा है आर कैप का वैल्यू? बताओ क्या होता है, बताना जरा सभी लोग। वेक्टर यही होता है, वेक्टर आर अपान आर कैप मॉड ऑफ आर, यही होता है। ये आर कैप का वैल्यू होता है, ये आर कैप का वैल्यू होता है। ये क्या होता है? आर कैप का वैल्यू होता है। नहीं, वी आर है, वेक्टर आर अपान आर कैप मॉड ऑफ आर, ये आर कैप का वैल्यू होता है। अब ये वैल्यू अगर हम यहां रख दें इसमें F12 में, तो क्या हो जाएगा? F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सोचना जरा, के Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर है, ठीक है, वेक्टर R12 का स्क्वायर, ठीक है, ये है, ये तो है। साथ में इंटू हो जाएगा वेक्टर R, ठीक है, वेक्टर R अपान मॉड ऑफ R12, ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे उसी R12 के स्थान पे वैल्यू तो रखा मैंने, है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा ना? मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ आर बोलेंगे इसे, मॉड ऑफ आर। मॉड ऑफ आर का मतलब, अरे भाई साहब मॉड ऑफ आर का मतलब मैथ में बोलोगे। मॉड ऑफ आर का मतलब ये होता है भैया कि ये किसी को लेता है प्लस हो चाहे माइनस, उसको प्लस बना देता है। जैसे यहाँ के मॉड के अंदर -2 जाएगा ना, ये इसको माइनस को खा के +2 बना देगा। मॉड के अंदर 2 जाएगा तब पर भी 2 आएगा, मॉड के अंदर -3 जाएगा तब पर भी 3 आ जाएगा। मॉड का मतलब ये होता है, समझे? खाता है कुछ भी, निकालता है इससे प्लस, प्लस खाए चाहे माइनस खाए, निकालेगा प्लस ही। मॉड का मतलब ये होता है, समझे? समझे कि नहीं समझे? बताओ, समझे? समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी चीज सीखे हो आप लोग, इसे कोई सिखा नहीं पाता है। देख लेना जाके, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। अब क्या करेंगे, देखो ये R12 है और ये मॉड ऑफ 12 है। मैं कहूंगा ये दोनों बराबर है। अरे आर स्क्वायर का भी वैल्यू बराबर होता है। जैसे आपका 2 है, -2, इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी तो प्लस बना के 4 देगा, मतलब 4 देगा, मतलब 4 देगा, 4 मत देना प्लस बना के ना। यानी इस माइनस वाले के अंदर कोई डालोगे वो भी प्लस बनाता है, मॉड वाला के अंदर डालोगे ये भी प्लस बनाता है। हाँ, आ गया समझ में? तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, कहीं पर भी ऐसा वैल्यू भी आ सकता है आपके सामने। आ गया समझ में सभी को? बताओ। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर, यह भी लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्यूब भी लिख सकते हैं, कभी भी कभी आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है बता दो। ये क्यूब लिख सकते हैं ना? नहीं दिक्कत है ना? लिख सकता हूं ना। इसी तरह से अगर हमें एफ T1 का वैल्यू लिखे होना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं ना कि Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21 का क्यूब इंटू वेक्टर R21। ये भी तो लिख सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ या ना? हाँ या ना बताना। इसी को कहा जाता है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, कोई ये कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। आप लोग अपने से कर लोगे या नहीं कर लोगे? एक नंबर का पूछा जाता है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा एक नंबर में क्या लिखा जाता है। आप एक नंबर में केवल यही लिख देना, हो जाएगा सही। मैंने एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि जानोगे तो नुकसान नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि पेट में गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, जिनको भाई एक नंबर में पढ़ना है वो यहीं पे लिख देगा, हो जाएगा। उसका फिगर बना देगा। एक नंबर नहीं, एग्जाम में 1.5 नंबर दे देगा, 2 नंबर दे देगा। तो फिगर बना दोगे, ये भी नहीं लिखोगे, केवल ये लिख दोगे, तब पर भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। समझे? हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले। बताओ, समझ चुके हो आप लोग? बताता हूं क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी बताता हूं। चलिए आगे चलते हैं, रब करते हैं। हाँ, एक चीज और है। एक चीज और छोटी सी चीज है, उसको भी बता दें। यहां पे बता देता हूं। बता दें कि रहने दें। देखिए, आपने लिखा था, क्या लिखा था, क्या लिखा है आपने? आपने F12 का वैल्यू लिखा है क्या? के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R12 वेक्टर। ये लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? ये आपका परिणाम हो गया और ये आपकी दिशा हो गई। एक बात ध्यान रखना कि R12 इज इक्वल टू कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। माइनस लगाते ही इसकी दिशा चेंज हो जाती है, R12 से 21 हो जाती है। तो अगर हम लिखना चाहें F12 इज इक्वल टू लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहां पे लिख सकते हैं -21 R21। ठीक है, लिख सकते हैं। अब ध्यान देना सभी लोग, क्या हो जाएगा अगर इसको लिखे तो F12 इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? R वेक्टर R कैप 21। इसको लिखे तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये भी हो सकता है। अरे भेजा हूं पीडीएफ। विशाल यादव हैं यहां पे, बताएं इन लोगों को। पीडीएफ सेंड है।
ध्यान देना, ये R12 भी नहीं लिखेंगे तब पर भी काम चलेगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो प्लस ही होता है ना। ये भी लिखेंगे तब पर भी काम चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे वैल्यू तो आपका यही होगा, दूरी, दूरी की दिशा क्या होगी, हाँ ये हो जाएगा। F12 का वैल्यू ये होता है और F21 का वैल्यू ये होता है। बोलो समझ में आ गया सभी को, क्या डाउट है? चलो मैं फिर से बता देता हूं इसको। चलो देखो, F12 का वैल्यू ये लिखते हैं यहां पर F12। अब ध्यान से सुनना, आप लोग देखते नहीं हो ध्यान से। F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F12 का वैल्यू यहाँ पे R12 वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। हम जानते हैं कि यह 12 वेक्टर जो है इज इक्वल टू माइनस R वेक्टर 21 होता है, ये होता है, नहीं जानते हो जान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस R वेक्टर 21, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर माइनस बाहर R21 वेक्टर, ठीक है। ये वैल्यू किसके बराबर है? F21 के बराबर है। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब नहीं समझ में आया तो कब समझ में आएगा? बताओ, अब नहीं समझ में आया तो कब समझ में आएगा? समझ गए? समझ गए सभी लोग, बहुत अच्छा। चलिए इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। तो कूलाम के नियम का कुछ गुण लिख लेते हैं, ठीक है। कूलाम के नियम का कुछ गुण, कूलाम के नियम का गुण ये लिख देते हैं। कूलाम के नियम का गुण में सबसे पहला गुण क्या है? सबसे पहला गुण क्या है? कूलाम का वैद्युत बल के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। किस नियम का पालन करता है कूलाम? कूलाम वैद्युत, कूलाम वैद्युत कूलाम बल, कूलाम बल जो होता है, कूलाम बल जो होता है वैद्युत बल का व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। यह कूलाम बल जो है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। कूलाम बल जो है व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, यह पहला बात। दूसरी बात सुना, कूलाम बल किस नियम का पालन करता है? व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। और यह कौन सा बल होता है? यह संरक्षी बल है, यह संरक्षी बल है। ये पॉइंट को याद करना पड़ेगा। तीसरा, यह केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है, यह केंद्रीय बल है। चौथा ध्यान देना सभी लोग, पहला क्या है? कूलाम बल जो है व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, यह संरक्षी बल है, यह केंद्रीय बल है। चौथा नियम यह है, चौथा पॉइंट यह है, यह गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है, ठीक है, अधिक प्रबल होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ही अधिक प्रबल होता है। किससे प्रबल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है ना। गुरुत्वाकर्षण बल से यह बहुत ही अधिक प्रबल होता है। कितना प्रबल होता है? बहुत अधिक प्रबल होता है। 10⁻⁴ गुना तकलीफ बल प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 लिखना सभी लोग। यह नाभिकीय बल से दुर्बल होता है। यह नाभिकीय बल से
दुर्बल होता है। ये 4 पॉइंट आप सभी के सामने छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्रबल का मतलब अधिक क्षमता वाला, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो हमने कूलाम का सदिश स्वरूप लिखा था, वहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन यहां से इस तरह से बनता है कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिखिए। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिखिए। यह क्वेश्चन बनता है वहां से, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिखिए। बात समझ में आ रही सभी को? कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिखिए, वहां से क्वेश्चन बनता है जो हमने कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिखा था। यह क्वेश्चन अधिकांश 1 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में बनता है। क्वेश्चन जैसा बने फिगर बनाकर आप सभी लोग लिख लेना। और यहां से कूलाम के नियम के कुछ प्रमुख गुण हैं। पहला क्या, कूलाम का नियम व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। दूसरा क्या है, यह संरक्षित बल है। तीसरा क्या है, यह केंद्रीय बल है। चौथा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है, करीब 25-40 गुना प्रबल होता है। यहां पे ध्यान देना, यह नाप की बल से दुर्बल होता है। यह नाप की बल से दुर्बल होता है। बोलो। अरे पवन जी, दे दिया गया है पीडीएफ। शिखर बैच में डेली क्लासेस पीडीएफ में जाएगी, वहां पे लेक्चर 1, 2 दोनों का पीडीएफ दिया गया है। अभी जाके देख लो, पहले ही दे दिया गया है। बोलो, समझ में आया सभी को? हाँ हाँ। प्रबल का मतलब मजबूत होता है, बहुत बढ़िया। अगले चले आगे। हाँ, ये भी आप समझ सकते हो कि जो कूलाम का बल होता है, छोटे छोटे, बड़े गोले ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पे काम नहीं करता, छोटे गोले पे लागू होता है। ये भी होता है, छोटे गोले पे लागू होता है, बड़ा गोले पे नहीं लागू होता है। ये तो चीजें, छोटी छोटी चीजें, ये तो आप लोगों को आती रहती हैं। चलते हैं आगे, ठीक है। लिखिएगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या लिखना है आपको? आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है न्यूमेरिकल। आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक, या फिर परावैद्युतांक क्या होता है जानना। हमने 2 आवेश रखा है, एक आवेश यह है, एक आवेश यह है। यह आवेश Q1 है और यह आवेश Q2 है। यह आवेश Q1 है, यह आवेश Q2 है। 2 आवेश रखा है। इन दोनों आवेशों की मध्य की जो दूरी है, स्मॉल r है। इन दोनों आवेशों की मध्य की दूरी क्या है? स्मॉल r है, ठीक है। ये दोनों आवेश Q1 Q2 आवेश जो है, Q1 Q2 आवेश कहां रखे? वायु में रखे, वायु में रखे हैं। Q1 Q2 का आवेश कहां पे रखे गए? वायु में रखे गए हैं। तो जरा बताना, F बल इनके बीच, एयर वाला बल कितना लगेगा? के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ही तो बल लगेगा। यहां पे कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? यहां पे किसी को प्रॉब्लम है? यही बल लगेगा? हाँ, नहीं प्रॉब्लम है, ओके। इनके मध्य तो यही बल लगेगा ना, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही बल, यही बल लगेगा। अब इसे उठाकर हम लोग जल में डाल देते हैं या किसी भी माध्यम में डाल देते हैं। भाई साहब, ये दोनों आवेश को उठाते हैं, सीधे उठा के जल में डाल देते हैं या किसी भी माध्यम में डाल देते हैं। तो क्या होने वाला है? यहाँ तब यहां पर एक नया बल लगने लगे। यदि लिखना यहां पे, यदि Q1 Q2 आवेश को हम किसी माध्यम में रखें, तो Q1 Q2 आवेश को अगर हम किसी माध्यम में रख दें तो क्या हो जाएगा? माध्यम का मतलब जल हो सकता है, टारपीन का तेल हो सकता है, और तेल भी हो सकता है, आटे में रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, कोई दूसरे माध्यम में रखें। तो ये यम का मतलब मीडियम है,
ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। यहां पे लिख देना एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहां पे क्या होता है, y के लिए क्या होता है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 है, 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 इतना होता है। मात्रक भी लिखना साथ साथ में, माइनस 12 मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर अपान मीटर स्क्वायर न्यूटन, ये मात्रक होता है, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। ये तो उस कंडीशन में होगा जब हमने इसको वायु में रखा, तो यहां पे कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा, के एम Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें इसे वायु में रखे तो यहां पे वैल्यू ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन यम हो जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। सर ये यम क्यों होगा, क्योंकि उस माध्यम का परावर्तक रखेंगे। ये जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो वायु के लिए होता है, वायु के लिए होता है, तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट रखा जाता है। लेकिन इसे दूसरे माध्यम में रखेंगे तो यहां पे हम लोग एक नया शब्द जोड़ेंगे, यह शब्द है यम। यम का मतलब उस मीडियम का एप्सिलॉन नॉट, जिस मीडियम में वह रखा गया है। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है क्या? अब यम का मतलब उस मीडियम का परावर्तक या उस मीडियम का एप्सिलॉन नॉट जिसमें वह रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान देना, आपका एक समीकरण ये बन जाएगा और एक समीकरण ये बन जाएगा। हरा वाला को ध्यान देना, हरा वाला ध्यान देना सभी लोग। मीडियम का मतलब माध्यम, जैसे आप जल में उठा के रख दें, तेल में रख दें तो मीडियम होगा। इन दोनों आवेश को पहले वायु में रखे थे हमने, फिर उठा के जल और तेल में रख डाला। मीडियम का मतलब माध्यम होता है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। तो ध्यान देना, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, बोलो कोई किसी को दिक्कत है क्या यहां पे? मीडियम का मतलब माध्यम कितनी बार बताऊं राहुल कुमार? जैसे आप उठा के जल में डाल दो, तेल में डाल दो तो माध्यम हो गया। ये दो आवेश को पहले वायु में रखे थे, उठा के जल तेल माध्यम में डाल दिए। तो जब इसे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दोगे तो क्या होगा, इधर ध्यान देना, यफ ए आई आर एयर अपान यफ यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन यम Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ध्यान देना, यहां पे आपका क्या क्या कटेगा, ये Q1 Q2 सेम है, कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगी, यानी यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू यह आ जाएगा, यफ ए आई आर एयर अपान यफ यम इज इक्वल टू एप्सिलॉन यम अपान एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाएगा। बोलो, यह वैल्यू आ जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत है क्या? मीडियम का मतलब मैं कितनी बार बताऊं, पहले इसे वायु में रखे गए थे, जैसे ये दोनों आवेश हैं, ये चारों आवेश हैं, इसको हमने यहां पे रखा, इसी को उठा के तेल में डाल दें तो तेल वाला माध्यम हो जाएगा। माध्यम चेंज होने का मतलब ये है, कितनी बार मैं बता रहा हूं। आएगा नहीं, ये वैल्यू आपको खुद नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता है, ये निकालना होता है। हर एक माध्यम का वैल्यू अलग अलग होता है। मैं अभी बता देता हूं किसका माध्यम कितना कितना होता है, ठीक है। अभी मैं ये एप्सिलॉन, अभी मैं क्या करता हूं, ध्यान देना सभी लोग, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो क्या है, ये जो यफ ए आई आर एयर अपान यफ यम, इसका वैल्यू कितना होता है, यफ एयर अपान यफ यम का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन यम अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग के से लिखा जाता है या फिर एप्सिलॉन आर से लिखा जाता है। ये के क्या है, के आपका परावैद्युतांक कहलाता है।
के आपको परावृत्तांक कहलाता है। के को क्या कहते हैं? परावृत्तांक कहते हैं। ठीक है, के को क्या कहते हैं? परावृत्तांक कहते हैं। और अपसालन आर को क्या कहते हैं? अपसालन आर को अपेक्षित वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, इसका बराबर, इसके बराबर क्या हो जाता है? के हो जाता है। हाँ, जिसे हम लोग परावृत्तांक कहते हैं या फिर इस नालानाथ को अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। बोलो, ये रोहित कुमार, रोहित शर्मा, बोलो किसी की कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? नहीं दिक्कत है ना? चलिए, बहुत अच्छा। बिल्कुल, मैं बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं वहां से। बहुत अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यह अपसालन आर का वैल्यू धातुओं के लिए, धातुओं के लिए, धातुओं के लिए, धातु का मतलब समझ रहे हो? जैसे आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या फिर लोहा, चांदी, इन सभी के लिए इस अपसालन आर का वैल्यू क्या होता है? अपसालन आर का वैल्यू इंफिनिटी होता है, अनंत होता है धातुओं के लिए, धातुओं के लिए। ठीक है, अपसालन आर का वैल्यू। और निर्वात के लिए, निर्वात में, निर्वात में अपसालन आर का वैल्यू 1 होता है निर्वात के लिए ना। बोलो, नहीं, वैल्यू याद नहीं करना होगा किसी का, किसी का वैल्यू याद नहीं करना होगा। समझ में आया इतना आपको? आ गया समझ में? इस पे न्यूमेरिकल बनता है, मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, मैं कराऊंगा आगे। ठीक है, चलिए इसके आगे आप सभी लोग हेडिंग करने हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत सिंपल सा है, मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, कहीं पूछता भी नहीं है एग्जाम में। ठीक है, हल्का से समझा दूंगा आपको अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत हेडिंग कर देना सभी लोग, हेडिंग करना अध्यारोपण का सिद्धांत, उधर रहने देते हैं अभी ना। अध्यारोपण का सिद्धांत, हालांकि आप लोग क्लास 12 11th में पढ़े होंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, वे जो आप लोग पढ़ रहे थे तरंग वाला, पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे आप। अध्यारोपण का सिद्धांत, देखिए हम यहां पे कोई एक आवेश, परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं, यहां पे Q1 रखते हैं, यहां पे Q2 रखते हैं, यहां पे Q3 रखते हैं, यहां पे Q4 रखते हैं, यहां पे Q5 रखते हैं। ये 4 5 यहां पे इसी तरह से हम आवेश रखें। तो जरा सोचना, इस Q1 Q0 पर कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा? जो आप सोच रहे हो वही हम भी सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है ना रोहित शर्मा? रोज 11 नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है जो पढ़ा रहा हूं, आ रहा है तो यही 12th में पूछा जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? इस जरा अपने गांव वाले भाषा में सोचना क्या होगा, मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद सोच लेना। बताना जरा, जरा सोचना क्या होगा। अरे बताना जरा क्या होगा।
पता नहीं, किसी को पता नहीं। देखो भाई साहब, ये Q1 Q4 पे देखो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे ये मार्कर रखा हुआ है Q0, ठीक है, ये मार्कर है, इस पे ये भी इस पे बल लगा रहा है, ये भी इस पे इधर से बल लगा रहा है, ये भी इस पे इधर से बल लगा रहा है, सब बल जुड़ जाएंगे, ये तो होगा। अरे भाई साहब, ये मार्कर इस पे इधर से ये लगा रहा है, बल इधर से, ये सब लगे पड़े हुए हैं, सब ठोक रहे हैं इसको इधर से, सब ठोक रहे हैं, कोनो इधर से ठोक रहा है, कोनो इधर से ठोक रहा है, कोनो कहीं से ठोक रहे हैं, कोई नीचे से ठोक रहे हैं। तो इसमें क्या होगा जरा सोचना, धक्का मार रहे हैं एक दूसरे पे, इसी पर बेचारे पर, तो हर साइड से बल इस पे लगेगा, आज जुड़ जाएगा, ये होगा ना। बोलो राहुल, कैसे कर रहे हो पता नहीं है, अरे बताओ, कोई बता क्यों नहीं रहा है। ये होगा ना, तो यही यहां पे होगा, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है, यही तो अध्यारोपण का सिद्धांत है। हाँ, तो यहाँ पे कार्य करने वाला बल अब क्या होगा, इनका कुल कार्य करने वाला बल क्या होगा, ये बताओ क्या होगा, बताओ। ये मान लीजिए दूरी R1 है, नहीं ये दूरी R1 मान लीजिए, ये दूरी R1 मान लीजिए, इसे R2 मान लीजिए, R3 मान लीजिए, R5 मान लीजिए, या R4 मान लीजिए, ये मान लीजिए, दूरी मान लीजिए, तो क्या होगा अध्यारोपण कार्य करने वाला बल, जरा सोचो क्या हो जाएगा, बताओ। K Q1 Q0 अपान R1 का स्क्वायर प्लस K Q2 Q0 अपान R2 का स्क्वायर प्लस K Q3 Q0 अपान R3 का स्क्वायर प्लस K Q4 Q0 अपान R4 का स्क्वायर, ये होगा ना, प्लस K Q5 Q0 अपान R5 का स्क्वायर, ये तो होगा ना। इसी तरह से होता जाएगा, अगर n आवेश रख दें तो K Q0 Qn अपान Rn का स्क्वायर। हाँ बल अरे आवेश कोई ज्यादा कोई कम लगाए, अरे यही आवेश, यही काला वाला मार्कर था, ये लाल वाला जिसको धक्का मार रहा था खूब तेजी से, ज्यादा लगा रहा था, क्या दिक्कत है, कोई ज्यादा कोई कम लगाए, लेकिन जो भी आर पे लगेगा सबका जुड़ जाएगा, यही तो होगा ना, कम ज्यादा से क्या मतलब। आया समझ में, अरे समझ में आया। बताओ अरे इस पे लगने वाला सब बल यूज हो जाए, जो योग हो जाएगा सब बलों का, और क्या पवन में एक बार क्या बताना है पंकज कुमार, ध्यान नहीं दिया आपने पढ़ने में और सबको समझ में आ गया है, आपने ध्यान नहीं दिया। अरे इसमें मैंने बताया इतना अच्छा कि ये मार्कर पे करने वाला सभी बल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, यही तो बताया मैंने, इसमें क्या अलग चीज है। चलिए इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। नोट्स बनाते रहना सभी लोग फटाफट। इसके आगे चलते हैं। बिल्कुल बता देना विशान गुप्ता, बता देना, जल्दी बता देना, क्योंकि लेट करोगे तो प्रॉब्लम होगी उनके लिए फिर समझने में। ध्यान देना, अब हमको यह बताना है कि अगर दो बल मान लेते हैं, ये आवेश Q यहां पे रखा हुआ है और Q1 यहां पे रखता है, Q2 यहां पे रखा गया है, ठीक है, इन दोनों में इस तरह से कोण बनते हैं थीटा अंश का, तो कौन, देखो ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं पहले से बता दे रहा हूं, यह आपके थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एयरफोर्स नेवी एनडीए वगैरह पेपर दोगे तो वहां पे पूछा जाता है, वहां पे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इससे। फिर भी मैं बता दे रहा हूं, 2 मिनट की चीज है, समझ जाओगे तो नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा, नहीं समझना है तो स्किप कर देना 2-3 मिनट, आप फिर से बोर्ड पे आ जाओगे, आपके हाथ में है, ठीक है। ठीक है, आपके हाथ में आपकी जिंदगी, ध्यान देना यहाँ पे Q1 Q2 दो आवेश है, और जरा सुना ये Q0, इस पे लगाने वाला बल यहाँ पे F1 है,
इस पे लगने वाला बल F2 है, दो बल है, इस पे लगने वाला बल F1, इस पे लगने वाला बल F2, और यहाँ पे एक कोण थीटा है, ठीक है ना। तो दोनों पे लगने वाला नेट बल क्या होगा, F नेट बल क्या होगा, ये होगा F1 प्लस F2 होगा, ये होगा क्या, कौन कर रहा है, ये होगा, कौन कौन कर रहा है, ये होगा, बताओ राहुल कुमार कह रहे हो, ये होगा F1 प्लस F2 होगा, कौन कौन कर रहा है, ये होगा, बताओ। नहीं, F1 प्लस F2 नहीं होगा, अरे ये थीटा भी तो है, थीटा का कुछ मतलब होगा, मैंने थीटा क्यों दिया, इन दोनों पे लगने वाला बल ये नहीं होगा, इसको हम रब करते हैं, नेट बल ये होगा, क्या होगा, ध्यान देना, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये होगा, क्या समझे, ये होगा बल, यानी थीटा के कोण पे अगर कोई बल यहां पे लगे तो यह कोण होगा, है ना। ना कहीं पर भी अगर आपको कह दे चतुर्भुज में, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, चतुर्भुज में यहाँ पे कोण तो 90 अंश होगा, यहाँ पे कोई आवेश Q0 रखा हुआ है, इस पे Q1 Q2 Q3, इन दोनों के द्वारा Q0 पे लगने वाला कुल बल पूछे तो इसी फार्मूला से हम लोग निकालते हैं, है ना, ये होगा, समझे। बोलो, समझ चुकी हो आप लोग, बताओ, समझ चुके हो, कुल बल लगने वाला बल तो यही होगा, बताओ, कुल लगने वाला बल यही होगा, अच्छा जरा सोचो, अच्छा ये F1 बल और F2 बल दोनों बराबर हो जाए F की, तब F1 F2 दोनों F के बराबर हो जाए तो क्या होगा, क्या सोचते हैं, आइए करते हैं, यहाँ पे F1 F2 का वैल्यू F रखते हैं, तो F नेट क्या होगा, F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे F1 F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा, ये होगा ना। अरे F1 के स्थान पे F2 के स्थान सबके यहाँ F रख देते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है, दोनों बल F समान है, ठीक है, तो यहां से क्या F ये कॉमन होके बाहर होगा, F नेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट F स्क्वायर, नीचे अंदर क्या होगा 1 प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा। तो यहां से देखो F स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो F नेट क्या हो जाएगा, F स्क्वायर, F बाहर निकल गया आपका, अंदर क्या बचा 2 प्लस 2 cos थीटा, बोलो बचा कि नहीं बचा, ऐसा लिख सकते हैं आप, लिखने का अधिकार है मुझे, बताना सभी लोग, लिखने का अधिकार है या नहीं है, हाँ लिखने का अधिकार है मुझे, लिख सकते हैं ऐसा, हाँ हाँ सर, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने अधिकार दिया मुझे लिखने के लिए, बहुत अच्छा। हम क्या करेंगे, F नेट को बाहर करेंगे, F आपका बाहर है ही, ठीक है, अंदर 2 को बाहर करेंगे 1 प्लस cos थीटा, बोलो अब बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जरा बताना सभी लोग, ये cos थीटा का एक फार्मूला होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है, cos थीटा का ये फार्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, मैं कह रहा हूं ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, मत पढ़ना जिसको बोर्ड ही देना है, हाँ जिसको आगे कुछ करना है वो पढ़ लेना, मैं सीधे सीधे बता रहा हूं, आप अपने कान में रुई डाल सकते हो, दोनों पेन इधर उधर ठोक सकते हो, नहीं कि आवाज मेरी न जाए, जिनको IIT नीट वगैरह की तैयारी करनी है, जिनको एयरफोर्स एनडीए नेवी देनी है, वो लोग पढ़ सकते हैं इसे, 2-4-5 मिनट की बात है, थोड़ा कष्ट सा लीजिए, क्योंकि बताया रहूंगा, वो कहीं जाएंगे तैयारी करने के लिए, वहां पे ये सब चीजें बताई जाएगी, इस पे प्रैक्टिस करा जाएगा, करने सर ने बताया था, याद करेंगे मुझे, हाँ
ठीक है, ध्यान देना, ये जो फार्मूला है cos थीटा का फार्मूला उठा के cos के पास रखेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे एफ नेट। एफ नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ तो बाहर है ही, अंदर क्या हो जाएगा 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ये -1 से +1 कट जाएगा ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा एफ नेट का वैल्यू, ध्यान देना, एफ नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एफ 2 और 2 4, √4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्या समझे सभी लोग, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा 2 4 का √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 बाहर 2 एफ cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। दोनों बल अगर समान हो तो ये बल कार्य करेगा। बोलो समझ में आया, यहां से यहां पे लेके गया हूं मैं। भाई बताओ एक बार, समझ में आया सभी को, बताओ एक बार, आया सभी को समझ में, चलिए समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं, पढ़ लो इतना, ठीक है ना, ठीक है। बताओ, ओके, चलिए इसको रब करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, एक मिनट पीडीएफ देख लेते हैं, एक मिनट पीडीएफ में देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन तो हो ही गया था आप लोगों को, आज वाला पीडीएफ देखते हैं। न्यूमेरिकल देखो, ये अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये मैंने करके दिखाया यहाँ पे, और ये देखिए क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन को बताइए हो जाएगा, ये डीपीपी के क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन कर लेना सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, यदि दो बिंदु आवेश, पहला क्वेश्चन क्या है, यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 डी दूरी पे रखें तो उनके मध्य कार्यरत बल का व्यंजक क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन से हो जाएगा। मैं तैयारी बोर्ड की एग्जाम की करा रहा हूं, तो बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, माध्यम में विद्युतशीलता निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहते हैं। माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सुचालकों के लिए विद्युतशीलता का मान क्या होता है। दो आवेश 4 कूलाम 6 कूलाम के एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखें, वस्तु के बीच कार्य करने वाला बल क्या होगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 1/4 कर दी जाए तो उन पर कार्य करने वाला बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। हो जाएगा सभी क्वेश्चन, बता देना एक बार, हाँ या ना, कर लेना सभी लोग, इन सभी क्वेश्चंस को कर लेना ना, ठीक है, ओके। बात समझ में आ रही सभी को। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन कर ले, अन्यथा फिर ये क्वेश्चन नहीं लगाओगे, ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। डेली 10-12 क्वेश्चन तो दिया जा रहा है हर टॉपिक पे इस पीडीएफ में। कुछ लोग कह रहे हैं सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। अरे भाई साहब मैं बता रहा हूं, शिखर बैच में जाइए, शिखर बैच क्लिक करिए, आप खोलिए, वहां पे ऊपर ओवरव्यू लिखा होगा, ओवरव्यू के बगल में कंटेंट लिखा होगा। ऐप पे जाएंगे तो सबसे पहले ऐप खोलेंगे, मैं करके दिखा दूं क्या आपको, मैं करके दिखा देता हूं, मैं करके दिखा देता हूं ऐप को, मैं करके दिखा देता हूं। जैसे क्या करूं, इतनी टेक्नोलॉजी, कुछ लोग कहते हैं सर ये टेक्नोलॉजी इतनी बुरी चीज है, मैं ही पढ़ा रहा हूं, मुझे ही पढ़ाने के लिए मेरे अपने कोर्स को लेना पड़ा, मुझे ही जो फीस इसका 1499 वो देकर लेना पड़ा, मुझे क्या बताऊं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मुझे खुद लेना पड़ा, खुद मैं कोर्स को लिया हूं तब यहाँ पे पढ़ा रहा हूं आपको, कमेंट देख रहा हूं ना, ध्यान रहा। देखो क्या करना, ये एप्लीकेशन खुल जाएगा, देखो यहाँ पे ये आपका लाइव चल रहा है,
लाइव चल रहा है ना यहाँ पे, है ना, दिखा रहा हूं मैं। और इसके बगल में आपको क्या करना है, मैं दिखा रहा हूं आपको, एक मिनट बने रहना सभी लोग, दिखा रहा हूं, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, एक मिनट एक मिनट। देखो यहाँ पे देखो होम लिखा है, होम के बाद में बैचेज लिखा है, बैचेज वन स्टोर लिखा है, तो आपको स्टोर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे यहाँ पे देखो वरदान बैच और शिखर बैच। वरदान बैच भी मैंने लिया था क्योंकि 2022 वालों के लिए था, पढ़ाने के लिए। शिखर बैच देखो, शिखर बैच पे आपको क्लिक करना, आप एक ही लिए होंगे। ओवरव्यू लिखा है, ओवरव्यू के बगल में कंटेंट लिखा है, कंटेंट पे क्लिक कर देना। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश और बायो, ये सब चीजें आपको फिजिक्स पे क्लिक करना है। देखो डेली क्लास, डेली क्लास में जाओगे जिसमें क्लास ही डेली मिलेंगी। गलती से ये पीडीएफ अपलोड हो गया था, आप इसी पीडीएफ को देख रहे हो, नहीं यहाँ पे मत देखो, नीचे लिखा गया है डेली क्लास पीडीएफ नोट्स, इस पे क्लिक करोगे, चैप्टर 1 पे क्लिक करोगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है, चैप्टर 1 पे क्लिक करोगे, देखो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का अपलोड है, लेक्चर 3 का आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। देखो लेक्चर 2 का, अब लेक्चर 2 है तो स्टार्टिंग में इसमें लेक्चर 1 का ही है, मैं इसमें स्टार्टिंग लेक्चर 1 दिया हूं ताकि आप सभी लोगों को बार बार ना देखना पड़े ना। आप सभी लोगों को लेक्चर 2 का अगर क्लिक करोगे तो स्टार्टिंग लेक्चर 1 का है, बाद में नीचे लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 वाला करीब 27 पेज का, लेक्चर 1 वाला केवल 11 पेज का। देखो ये सब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे लास्ट में मिलेगा लेक्चर 2 का ना। समझ में आ गया? पीडीएफ कैसे देखना समझ में आ गया? किसी को पीडीएफ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी ज्वाइन कर ले, लेट अगर पढ़ना है तो लेट करने की क्या मतलब है, ज्वाइन हो जाओ, क्वेश्चन मिल रहे हैं वहां पे लगाते रहो, तैयारी होती रहेगी। हाँ लेट करके क्या पाओगे आप लोग, फालतू के लेट कर रहे हो। हाँ और ये क्लास भी वहां पे मिल जाएगी, बोलो। और टेलीग्राम चैनल को भी सभी लोग ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल फ्री में ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं क्वेश्चन वगैरह भेजता रहूंगा। समझे ममता कुमारी? और सभी लोग कहां पे गए? अब पीडीएफ के लिए किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होना होगा? देखिए 2 4 5 लेक्चर अधिकतम एक चैप्टर तक ले यूट्यूब पर आप दोनों लोगों के साथ में रहेंगे, उसके बाद ऐप पर क्लास शिफ्ट हो जाएंगी, यूट्यूब पे क्लास नहीं होगा, क्या समझे? उसके बाद ऐप पे क्लास शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत ज्यादा फी नहीं है, हालांकि 4 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायो, ये 5 सब्जेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप पढ़ते हो 40 सब्जेक्ट, फिर भी मैं यहाँ पे 5 सब्जेक्ट दे रहा हूं। आप लोग नहीं हो पा रहा तो 2 स्टूडेंट मिलकर ले सकते हो, 2 स्टूडेंट मिलकर ले सकते हो। आप लोग लीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि ये 1499 फी है इसका, हालांकि फीस तो 1999 5 सब्जेक्ट के लिए ना, लेकिन मैं इस समय डिस्काउंट पे आप सभी लोगों को 1499 मिल रहा है, वो भी केवल 50 स्टूडेंट के लिए है, ठीक है? तो जल्दी कर ले, क्योंकि 50 स्टूडेंट हो जाएंगे तो आपको लेट हो जाएगा। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, इस 1499 पूरी साल आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा फी नहीं है। देखा जाए तो एक सब्जेक्ट के लिए 25 रुपए महीने या अधिकतम 30 रुपए महीने, यही तो है। फिर भी आप लोग पढ़ नहीं सकते, कहोगे बहुत महंगा है। अरे इतने में मुझे यहाँ पे इंटरनेट लाइटिंग लगा हुआ है, इंटरनेट बिजली बिल ये सब देना पड़ता है, कोई मैं कमा नहीं रहा हूं, कमाना होता तो इस फीस को मैं रखता 2500 रुपए या 5000 रुपए। अभी आना टेंशन के लिए हुए, आगे समय में देखना 8-8 हजार रुपए पे यही सब्जेक्ट दिया जाएगा, 8-8 हजार रुपए। मुझे करना होता मैं 8 हजार रखता, तो मैं फर्स्ट से ये सब चीजें और अच्छा से कर लेता। हाँ? मुझे कोई एसी में रहने का शौक नहीं है, मैं केवल आप लोगों को पढ़ा लूं, कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो पैसे की वजह से न पढ़ पाए, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि 1500-1499 रुपए में आपको कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप 2 केमिस्ट्री फिजिक्स का बुक लेने चल जाओ, प्राइवेट पब्लिकेशन का 700-700 रुपए 800-800 रुपए का बुक मिलेगा। क्यों गलत कर रहा हूं? बुक में सब चीजें दी होती, यहां पे आपको पढ़ा कर आपको नोट दिया जा रहा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग नहीं जुड़ सकते। हाँ? और इसमें ये 1499 में क्या है, जीएसटी भी है। अगर जीएसटी नहीं होता तो मैं आपका फी 700-800 में कर लेता। जीएसटी लगता है, स्टेट जीएसटी सीजीएसटी दोनों लगता है इसमें, और बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज लगते हैं। ऐप जो हैंडलिंग होता है, आप लोग जो पढ़ रहे हो, इसका मुझे सर्वर खरीदना पड़ता है। यूट्यूब तो फ्री में होता है, लेकिन इसका सर्वर खरीदना पड़ता है। आवाज हमारी जा रही है, इसका सर्वर खरीदना पड़ता है। वहां पे कमेंट कर रहे हो, कमेंट का सर्वर खरीदना पड़ता है, तब कमेंट होता है ऐप पे, नहीं तो नहीं होता है।
आप देख लेना यूट्यूब पे सर्च करके। और मैं इतना ही ले रहा हूं जितना मैं आपको सभी सब्जेक्ट दिया जा रहा है। मैं देखो कोई बहुत ज्यादा नहीं ले रहा हूं आप लोगों से। कोई करा अगर ज्यादा लग रहा है आपको तो सोच लेना, फिर कोई बिजनेस नहीं है मेरा। अब बिजनेस होता तो मैं सीधे कराऊं ना 8,000 या कम से कम 3,000 तो रखता ही इसका फी, तब पर भी पढ़ने वाले बच्चे जुड़ते। अरे रखे भी है मार्केट में। मैथ का फी देखोगे 2,000 रुपए है, 2,000 रुपए, 1,500 रुपए केवल एक सब्जेक्ट का फी है। केवल एक सब्जेक्ट का है कि नहीं है बताओ। और मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहता हूं, कोई फ्रेंड वगैरह है तो लेट क्यों करवा रहे हो आप लोग, जुड़वाओ जल्दी से। अगर कोई फ्रेंड किसी फ्रेंड को जुड़ना है, मनीष, पंकज, ममता, तो उसको जुड़वाओ सभी लोग, क्योंकि लेट हो जाएगा फिर छूट जाएगा, फिर परेशान होगा वो। चैप्टर 1 से पढ़े वो। हालांकि इसमें आप तो परीक्षा से दिन पहले भी जुड़ सकते हो, लेकिन मैं सच्चाई जो आपको मैं राय दे रहा हूं ये दे रहा हूं कि अगर जुड़ना है तो जल्दी करो, क्यों लेट कर रहे हो। वही देख लो 3,000 रुपए। क्या आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है? भले यहां पे मैं हाथों से घिस घिस के पढ़ा रहा हूं मार्कर से, क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, इतना पैसे नहीं कि मैं यहां पे वो कर सकूं। उतना ही ले रहा हूं जितना मैं करा सकता हूं, बहुत ज्यादा नहीं ले रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं बचता है इसमें। उनके मतलब 3,000 रुपए लेता तो यहां पे सब चीजें लगा देता, हो जाता मेरे पास भी। इतना पैसे भी नहीं है मेरे पास कि मैं सभी स्टूडेंट के लिए 1499 कर सकूं, क्योंकि मैं भी सोचा हूं पूरे साल पढ़ाना है। 2 टीचर, इंग्लिश वाले सर पढ़ाएंगे, मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, तो उनको भी कुछ देना पड़ेगा ना। कोई क्यों पढ़ाएगा, सबका अपना पेट होता है। कुछ लोग कहते हैं मैं बिजनेस करता हूं, कुछ नहीं बिजनेस कर रहा हूं। देखोगे 1499 बहुत अधिक नहीं है, मैंने बहुत सोच समझ के रखा है। सबको देना पड़ेगा ना। अभी सामने कैमरा लगा हुआ है तब मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, और ये कैमरे तो पैसे से आते हैं। कहां से खरीदूंगा कैमरा, पैसे से आए, किससे पैसा मांगे कैमरा खरीदा, देना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फी रख रहा हूं आपसे। बाकी में अगर आपको अभी भी लगता है मैं बेच रहा हूं तो सॉरी माफ करना मुझे, शायद आप नहीं मुझे समझ पाए हो। मार्केट में जाओगे, आने चैनल पे देखोगे तो समझ में आएगा बेचने का मतलब क्या होता है। 25-2500 रुपए न्यूनतम कोर्स है, एक सब्जेक्ट के लिए 6,000, 3,000, 8,000 कुल वाले हैं। 8,000 रुपया लगते हैं कुल वाले जो है। देख लेना सभी लोग, 7,000, 8,000, 5,000 के नीचे कोई कोर्स नहीं आने वाला है। और साथ ऐसा भी नहीं है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आता है तो तुरंत ज्वाइन हो जाओ, लेट करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। मैं सीधी बात बता रहा हूं सब। और जितने भी फ्रेंड आप लोगों के हैं कर दो ज्वाइन हो जाए जल्दी से। तो अगर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कर पा रहे हो तो क्या दिक्कत है। चैप्टर नंबर 1 आधा हो चुका है। कल विद्युत क्षेत्र की पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसको रखे रहना, जो आ रहा है लगा लेना। मैं डाउट क्लास रखूंगा ऐप पे, वहां पे बता दूंगा सब क्वेश्चन। डाउट क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछोगे मैं खटाखट क्वेश्चन नंबर से बता दूंगा। समझे राहुल जी? और इसमें मैं सीधे बता देता हूं, देखो ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कौन केवल अगर मुझे बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाना होता 3-4 लेक्चर में 5-6 घंटे में कंप्लीट हो गया था। 3-4 घंटे में 4 घंटे में चैप्टर 1 कंप्लीट होता। लेकिन मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल को लेकर चल रहा हूं इस 1499 में। जब आप जाओगे ना 12th के बाद जाओगे, 12th के बाद मई जून जुलाई अगस्त में जाओगे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई करने, तो यार सर ने सब थ्योरी पढ़ा दिया है, थोड़ा बड़ा प्रैक्टिस करना मुझे खुद ही लगेगा अंदर से। तो ये सब चीजें ध्यान रखा करो। मैं इतना मैं पूरा पढ़ा रहा हूं आपको। चाहता केवल बोर्ड के लिए तो अब तक चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 नंबर कंप्लीट होता है भाई साहब, मैं कहीं कर रहा हूं 3 घंटे 4 घंटे में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। मैं उसे कंप्लीट करूंगा 6-7 घंटे में, क्यों ना पढ़ा रहा हूं। इतने में चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर देता मैं, बोर्ड के लिए पढ़ाना होता। नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका कोर्स मिलेगा भाई। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी से कल 9 बजे। ठीक है, किसी से भी करवा सकते हो आप लोग। क्वेश्चन कब चेक करेंगे, अभी तो करो। पूरा चैप्टर का एक साथ करेंगे, 4-4 क्वेश्चन डेली नहीं करेंगे, समझे सोनू केसरी। समय लगता है चेक करने में, पूरे चैप्टर का एक साथ करेंगे। ठीक है, डाउट क्लास रखेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी जुड़ना है, आप लोगों के फ्रेंड वगैरह हैं, कहो तुरंत जुड़ जाए, लेट ना करें। ठीक है, ओके।